नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी और हिंदू बहुसंख्यकवादी कदमों को लागू करवाने के लिए जिस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत थी, उस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के किरदार में भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बिल्कुल सही बैठते हैं। भारत के कॉरपोरेट मीडिया ने इनका लंबा लंबा इंटरव्यू लिया है, मगर इन्होंने भारत के उन पत्रकारों को इंटरव्यू अब तक नहीं दिया है जो सरकार की गोदी में बैठ करके पत्रकारिता नहीं करते हैं। मगर पता नहीं अब की बार कैसे यह हो गया कि डीवाई चंद्रचूड़ ने बीबीसी के जाने माने पत्रकार स्टीफन सेकर को केवल 23 मिनट का इंटरव्यू दिया है। बहुत ही धारदार इंटरव्यू है। बिल्कुल सीधे और जरूरी सवाल पूछे गए हैं, जिन सवालों का जवाब देते हुए भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवालों में फंसते, सवालों से बचते और सही जवाब देने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में डीवाई चंद्रचूड़ के इस 23 मिनट के इंटरव्यू पर चर्चा करते हैं। बीबीसी के पत्रकार स्टीफन ने डीवाई चंद्रचूड़ से आर्टिकल 370 यानी जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे वाले मामले पर सवाल पूछा कि आपके आलोचक कहते हैं कि आपने इस मामले पर संविधान का संरक्षण नहीं किया। आपने जो फैसला सुनाया वह संविधान विरोधी फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत का संविधान जब बना था तब आर्टिकल 370 को ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के चैप्टर में शामिल किया गया था। बाद में इस चैप्टर का नाम टेम्परोरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गया। इसका मतलब है कि संविधान बनते समय इस समझ के साथ इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था कि समय बीतने के बाद जो ट्रांजिशनल और टेम्परोरी प्रोविजन है वह खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से भारत के संविधान में समा जाएगा। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा, वह पूरी तरह से भारत के संविधान में समा जाएगा। संविधान बने हुए 75 साल बीत चुके हैं, तो क्या 75 साल किसी ट्रांजिशनल और टेम्परोरी प्रोविजन को खत्म करने के लिए कम समय है? कहने का मतलब यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जवाब से यह साबित करने की कोशिश की कि क्यों उनका फैसला संविधान सम्मत था और उनकी आलोचना करना गलत है। अब आप कहेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा ही विद्वतापूर्ण जवाब दिया है, मगर असल बात तो यह है कि उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। जवाब ऐसा है जो सही जवाब से भागने जैसा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 को ट्रांजिशनल और टेम्परोरी प्रोविजन बता रहे हैं, मगर डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल यह बनता है कि जो ट्रांजिशनल और टेम्परोरी प्रोविजन है, क्या उसे जबरदस्ती छीना जा सकता है? क्या संविधान का मूल ढांचा यह कहता है कि जब ट्रांजिशनल और टेम्परोरी प्रोविजन को हटाया जाएगा तो जिस पर असर पड़ने वाला है उससे पूछा भी ना जाए, वह अपना विरोध भी ना जता सके, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया जाए? संविधान तो ऐसा कहीं से भी नहीं कहता है। अगर आर्टिकल 370 को ही खारिज करना है तो आर्टिकल 370 में ही प्रावधान था जिसका निचोड़ यह कहता था कि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। सलाह मशविरा भी नहीं बल्कि सहमति चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा नहीं थी तो कम से कम जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्यों से सहमति लेनी चाहिए थी। संविधान कहता है कि सहमति के बाद ही आर्टिकल 370 को खारिज किया जा सकता था, मगर 5 अगस्त साल 2019 को जब इसे खारिज किया गया उससे पहले क्या हुआ? पहले राष्ट्रपति शासन लगा करके जम्मू कश्मीर विधानमंडल को भंग किया गया और राष्ट्रपति शासन लग गया, और उसके बाद जब आर्टिकल 370 खारिज करने की बारी आई यानी 5 अगस्त साल 2019 का दिन आया, तब जम्मू कश्मीर में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए गए थे। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के नेताओं सहित वह तमाम लोग जो लोगों को इकट्ठा कर विरोध कर सकते थे, उन सबको या तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया था या जेल में डाल दिया गया था। मतलब विरोध की आवाज उठने की किसी भी तरह की संभावना को कुचल दिया गया था। सहमति और असहमति की आवाज उठने की किसी तरह की संभावना को कुचल दिया गया था। इस माहौल में आर्टिकल 370 को हटाने की कवायद शुरू हुई। अब आप बताइए कि जब इस परिस्थिति में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया हो तो कैसे कहा जा सकता है कि यह संविधान सम्मत था?
कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में साल 2019 में ही डाल दी गई थी जब इसे खत्म कर दिया गया था, मगर फैसला कब आया? दिसंबर 2023 में। तकरीबन 5 साल के बाद फैसला आया और जबरदस्ती और टॉर्चर के तरीके से आर्टिकल 370 को खारिज करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सम्मत बताया। यह तो वही बात हो गई कि आर्टिकल 370 के ट्रांजिशनल और टेम्पररी कैरेक्टर को संविधान फाड़ करके हासिल किया गया हो। यह कैसे संविधान सम्मत हो सकता है? संविधान के कई तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और कई लोग करते भी हैं, मगर संविधान से ऑब्जेक्टिविटी भी निकलती है, उसका मूल ढांचा भी निकलता है और वह स्पष्ट तौर पर बताता है कि जबरदस्ती और बंदूक की नोक पर लोगों के अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में आर्टिकल 370 को अगर हटाना था तो जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों से सहमति लेने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए था और तब जाकर के यह संभावना बनती कि वह संविधान सम्मत है। स्टीफन ने भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से राम मंदिर के फैसले के बारे में भी पूछा कि आपने एक बार कहा था कि आपने भगवान के सामने प्रार्थना की थी कि राम मंदिर पर क्या फैसला होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, कभी कहा ही नहीं। सब जानते हैं कि मैं भगवान में विश्वास रखने वाला शख्स हूं, डीवाई चंद्रचूड़ बता रहे हैं अपने जवाब में। जो मैंने कहा था वह यह है कि जुडिशियल क्रिएटिविटी का मतलब केवल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और स्किल से नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट परसेप्शन। जुडिशरी को कॉन्फ्लिक्ट के मामले में भी काम करना पड़ता है, जुडिशरी को इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के मामले में भी काम करना पड़ता है और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट के मामले में शांति और संभाव की खोज कैसे की जाए। अलग अलग जजों के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वह शांति और संभाव तक पहुंचते हैं। मेरा समय ध्यान और प्रार्थना में बीतता है और प्रार्थना में लगने वाले समय से मैंने सीखा है कि भारत में हर धर्म के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ का यह जवाब है और जवाब सुनकर आपको लगता है कि बड़ा ही विद्वतापूर्ण जवाब है, मगर संवैधानिक और धार्मिक आधार पर भी आप देख लीजिए तो यह न्यायसम्मत व्याख्या नहीं है, यह न्याय की व्याख्या नहीं है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायसम्मत नहीं था। डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि जुडिशरी को इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में, इस संदर्भ में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के मामले पर फैसला देने की वह बात कर रहे हैं, शांति और संभाव तक पहुंचने का रास्ता निकालना पड़ता है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल बनता है कि क्या बिना न्याय के, बिना जस्टिस के, बिना इंसाफ के शांति और संभाव तक पहुंचा जा सकता है? राम मंदिर बनाने के नाम पर पूरे भारत में हिंदू धर्म को बदनाम किया गया। हिंदुत्व की जहर भरी राजनीति में हिंदू धर्म और भगवान श्री राम का नाम लेकर के पूरे भारत में सांप्रदायिक राजनीति की गई। हिंदू बहुसंख्यकवादी मानस तैयार किया गया। यह सारी प्रवृत्तियां न केवल संविधान के खिलाफ हैं बल्कि मानवता के खिलाफ भी हैं। ऐसे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में अगर जुडिशरी भी हिंदू बहुसंख्यकवाद के सामने झुक गई तो उसका नतीजा क्या निकला? शांति तो नहीं निकली, नतीजा तो सबके सामने है। हर महीने 2 महीने के बाद किसी ना किसी मंदिर के नीचे मस्जिद खोदी जा रही है। मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की सांप्रदायिक रणनीति पर चल रही है। बाबरी राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए अपने पन्नों में लिखा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना घनघोर तौर पर कानून का उल्लंघन है, गैर कानूनी कृत्य है, आपराधिक कृत्य है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों ने अपराध किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद के ढांचे की जमीन के भीतर जो मलबा था उसके भीतर मंदिर होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले थे। इतना कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आस्था के आधार पर अपना फैसला दे रही है। मतलब बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया गया। यहां पर यही प्रश्न है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सीखा है कि सभी धर्म बराबर हैं, तो उनकी आस्था ने यह कैसे नहीं देखा कि मुसलमान के धार्मिक स्थल को तोड़ने वाले वहीं पर राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं और यह मांग पूरी तरह से गलत है।
भविष्य में शांति स्थापित नहीं होगी। अगर वह सभी धर्मों को बराबर देखते हैं तो यह देखना चाहिए था कि किसी का धार्मिक स्थल तोड़ करके मंदिर बनाने की मांग कैसे की जा सकती है, तो सरासर गलत है और भविष्य में शांति की स्थापना नहीं होगी। स्टीफन ने डीवाई चंद्रचूड़ से यह पूछा कि भारत की न्यायपालिका पर तकरीबन 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, मगर भारत की न्यायपालिका में ऊंची जाति के जजों का वर्चस्व है, डोमिनेंस है, वहां पर निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत की न्यायपालिका की हकीकत बताने वाले इस सवाल का जवाब डीवाई चंद्रचूड़ को बिना किसी किंतु परंतु को दे देना चाहिए था, मगर डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सवाल से खुद को बाहर निकाल लिया और अंग्रेजी में इधर उधर की बातें करने लगे, इधर उधर की बातें बताने लगे, अपनी कहानी बताने लगे और यह बताने लगे कि भारत की न्यायपालिका धीरे धीरे समावेशी बनने की तरफ बढ़ रही है। जबकि हकीकत यह है कि साल 2022 में लोकसभा में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक भारत के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, वहां के जिला न्यायालय में एक भी एसटी जज नहीं था। इसी तरह से 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी एससी जज नहीं था। 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी ओबीसी जज नहीं था। भारत के केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर जिला न्यायालय में महिला जजों की संख्या 50% से ज्यादा है। भारत में मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 है और इन जजों में केवल एक मुस्लिम जज है, एक क्रिश्चियन जज है और एक पारसी जज है। बाकी सब हिंदू हैं और उसमें भी ज्यादातर ऊंची जाति से आने वाले जज हैं। और इन सबके साथ जुडिशरी की दुनिया में गजब का परिवारवाद है, गजब की डायनेस्टी है। सब एक ही परिवार से पता नहीं आते जाते हैं। यह आरोप भी लगातार लगता रहता है। स्वयं डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यानी डीवाई चंद्रचूड़ के शब्दों में कहा जाए तो आजादी के 75 साल बाद भी भारत की न्यायपालिका समावेशी नहीं बन पाई है। इसमें किसी किंतु परंतु से ज्यादा सबसे पहले हमें मानने की जरूरत है कि भारत की न्यायपालिका ने खुद को समावेशी बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए वैसे मजबूत कदम नहीं उठाए जैसे कदम उसे उठाने की जरूरत थी। अगर कदम उठाए होते तो ऐसी आंकड़े निकल करके नहीं आते। स्टीफन ने सीधा सवाल पूछा कि भारत की जुडिशरी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत वन पार्टी सिस्टम में तब्दील हो जाए। इस सवाल का जवाब देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर से भागने की कोशिश की। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारत में लगातार चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार में मौजूद हैं, तो कहां भाई वन पार्टी सिस्टम आ रहा है। मगर डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल का जवाब यहां पर नहीं दिया, जबकि सवाल साफ था और स्टीफन ने टोका भी कि क्या कोर्ट पॉलिटिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह था, पॉलिटिक्स और जस्टिस आपस में मिल गए हैं, मतलब जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाद जो पॉलिटिक्स होती है वहां पर दिख रहा है कि पॉलिटिक्स और जस्टिस आपस में मिले हुए, क्या ऐसा हो रहा है? आप सबको इस सवाल का जवाब पता है। अभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में पूरी तरह से हार गई, उसको करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। जिस तरह से सबके साथ न्याय होता है, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से जुड़े नेताओं के साथ न्याय होता। उन्हें जेल में बेल के इंतजार में कई महीने ना बिताने पड़ते अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो शक्तियां हैं उस पर जबरदस्त किस्म की हदबंदी लगाई जाती और फिर जो शक्तियां फिर से पलट दी थी केंद्र सरकार ने, उस पर हदबंदी लगाई जाती, तो दिल्ली में ऐसा माहौल ही नहीं बनता जिससे लोगों को यह लगे कि भाजपा अपने अलावा दिल्ली में किसी को शासन नहीं करने देगी। इस तरह के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को उस तरह से दबाने में भाजपा का सहयोगी बनकर काम किया है जिससे भारत वन पार्टी सिस्टम में तब्दील होता हुआ नजर आता है। पर्सनल लिबर्टी के सवाल पर डीवाई चंद्रचूड़ यह बताने लगते हैं कि उनके कार्यकाल में हजारों लोग को बेल मिला, मगर न्यायालय का काम क्या है, न्याय का काम क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी व्यक्ति के अधिकार को कुचला नहीं जाना चाहिए। अगर वह न्यायालय में आता है तो बिल्कुल ही नहीं कुचला जाना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती है। हर केस में संविधान की भावना के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित न्याय की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ न्याय होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी फेमस बात फिर से दोहराई कि एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका की भूमिका विपक्ष और संसद की भूमिका की तरह नहीं होती है। विपक्ष को न्यायपालिका से विपक्ष बनने की चाहत नहीं पालनी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ पर उनकी कही बात की उल्टी बात लागू होती है। डीवाई चंद्रचूड़ के जुडिशियल कैरियर से यह बात निकलती है कि न्यायपालिका अगर सत्ता के विचार के हिसाब से न्याय देती है तो केवल विपक्ष ही बर्बाद नहीं होता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। संविधान की पूरी
आत्मा बर्बाद हो जाती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।